चलिए देखिए, जो क्लास 10th का अध्याय आपका 8 दिया गया है वह क्या है आपका लिखा गया है, त्रिकोणमिति आपका लिखा गया है। तो ये जो आपका त्रिकोणमिति है ये क्लास 9th में भी था, लेकिन आपका नई पैटर्न के अनुसार ये आपका निकाल दिया गया है क्लास 9 से त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में क्लास 9th वाले अब जानकारी से अनभिज्ञ रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आपका। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा त्रिकोणमिति, तो ध्यान दीजिए इसके कहने में ही हमारा सब कुछ है, शब्द निहित है। देखो क्या पहले आ रहा है, त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, और कोण का मतलब क्या होता है, कोण ही होता। और मिति का अर्थ क्या होता है, मापना। कहने का मतलब ऐसी आकृति जिसमें तीन कोणों से संबंधित हम नापेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। ये इसका क्या हो गया, कथन के अनुसार इसकी परिभाषा हो गई। तो परिभाषा में हम क्या कहें कि त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ क्या होता है, मापना। ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाओं या तीन कोणों से संबंधित भुजाओं को हम नापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के कुल जो अनुपात होते हैं वह 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो जैसे ही मैंने बताया कि 6 अनुपात होते हैं तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत प्रश्न ये उठ गया होगा कि वो 6 अनुपात कौन कौन होते हैं। तो पहला अनुपात आपका होता है साइन, दूसरा होता है आपका कास, तीसरा होता है आपका टैन, और आपका चौथा जो होता है वह होता है कोसेक, जो होता है पांचवा वह आपका होता है काट, और जो छठवां होता है आपका वह होता है सेक। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वह केवल 2 ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे हमारी, मैंने क्या बताया, यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो केवल 2 ही अनुपात होते हैं। यदि कुल अनुपात की बात की जाए तो कुल कितने अनुपात होते हैं, 6। कौन कौन, साइन, कास, टैन, कोसेक, काट, सेक, ये क्या है, त्रिकोणमिति के अनुपात हैं। अब जैसे ही मैंने लिखा साइन, कास, टैन, कोसेक, काट, सेक, तो आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठता होगा या आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है घटना घटित कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक आप लोगों से ये पूछ सकता है कि साइन, कास, टैन कहाँ से आए। ऐसा तो है नहीं, यह एकाएक जमीन पर आ टपके होंगे, इनका कहीं क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक परिभाषा त्रिकोणमिति का ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित भुजाएं और कोणों को नापना, निकालना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति की शुद्ध परिभाषा निकलती है पूरे त्रिकोणमिति में जो आपका चलता है वह कैसा त्रिभुज चलता है, समकोण त्रिभुज चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित निकालना ही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज मैंने बताया, तो आप लोग इसको भली भांति से जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC और इसका जो कोण B है वह कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90। ये जो इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है ये किसको प्रदर्शित करता है, 90 डिग्री के कोण को।
तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। आप लोगों ने अध्याय 6 त्रिभुज वाले में पढ़ा था कि त्रिभुज कुल कितने प्रकार के होते हैं और समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा क्या कहलाती है। उसी को हम फिर से रिवीजन करते हैं। ऐसी भुजा जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ध्यान से आप समझिएगा मेरी बात को। ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो भुजा आधार से, जो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी हुई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आधार। तो जैसे ही मैंने कहा कि जो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार। तो आप लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न उठ गया होगा कि सर यदि मैं इस चित्र को ऐसे रोटेट कर दूं, ऐसे मोड़ दूं, तो ये आधार हमारा कैसा कार्य करेगा? लंब का कार्य करेगा। या आप इसकी परिभाषा से ही पकड़ सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ए भी तो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लंब और आधार आपस में क्या किए जा सकते हैं? परिवर्तित हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लंब आधार आपस में बदले जा सकते हैं लेकिन कर्ण भुजा आपस में कभी परिवर्तित नहीं होती। तो ऐसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कभी पूछ लिया जाएगा, समकोण त्रिभुज में ऐसी कौन सी भुजा जिसका मान बदलता नहीं? तो किसका मान नहीं बदल रहा है? कर्ण का मान नहीं बदल रहा। और ऐसी कौन सी जो दो भुजाएं हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है? लंब और आधार। यदि मैं ऐसे देखूं सामने तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा, यदि मैं इस तरफ देखूं तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं? यस बना रहा है। तो यदि इस तरफ से देखूं तो ये आधार होगा, ये आपका लंब होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा। यदि मैं ऐसे सामने से देखूं तभी भी 90 डिग्री का कोण बना रहा, तब भी ये क्या कहलाएगा? लंब ही कहलाएगा। तो समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट? तो पहला कॉन्सेप्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण निकल के आता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। केवल आपकी प्रश्नावली जो 8.1 है, 2 ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है सवाल। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए, पहले इसको समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि साइन कास टैन कार्ड कोसेक सेक कहां से आए, तो यदि मैं आप लोगों से कहूं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात निकाल दीजिए, तो यदि मैं अनुपात निकाल दूं लंब बटा आधार या लंब बटा कर्ण, तो यदि हम इस भुजा और इस भुजा का अनुपात निकालूं तो क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण से ही किसकी उत्पत्ति होती है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का भुजा में सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक बार मैं लंब के बटे में क्या लिखा? कर्ण। एक बार हम लंब के बटे में क्या लिखेंगे? तो ये दूसरा अनुपात क्या निकल जाएगा? लंब बटा आधार। और ये लंब बटा आधार किसकी उत्पत्ति करता है? टैन थीटा की उत्पत्ति करता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि टैन थीटा का सूत्र क्या होता है तो बताइएगा लंब बटे आधार। अब देखो, लंब के बटे में 2 ही आपका होगा, क्योंकि एक लंब के बटे में कर्ण लिखा जा सकता है या तो आधार, और कोई लिखा जा सकता है नहीं। अब दूसरी भुजा का अनुपात निकालो। दूसरी भुजा क्या है? आधार। आधार के बटे में हम क्या लिख सकते हैं? आधार के बटे में एक बार लंब लिख सकते हैं। तो आधार बटे लंब किसकी उत्पत्ति करता है? काट थीटा की उत्पत्ति करता है। अब देखो,
और मैं आधार के बटे में क्या लिख सकता हूँ? कर्ण लिख सकता हूँ। तो आधार बटे क्या हो गया है आपका? कर्ण। ये किसकी उत्पत्ति करता है? काश थीटा की उत्पत्ति करता है। और यहाँ ध्यान दो आप, अब मैं इस भुजा के बटे में कोई भुजा लिख सकता हूँ? केवल दो ही लिख सकता था। तो दो ही क्वेश्चन है आपका, ये बना सकते हैं। अब कर्ण के अनुपात में लिखो, तो कर्ण बटा आधार। तो कर्ण के बटे आप आधार लिख सकते हैं। तो एक बार कर्ण के बटे में आधार हो जाएगा, और कर्ण बटे आधार जो होता है वह सेक थीटा का मान होता है। किसका मान होता है? सेक थीटा का। और कर्ण के बटे में और दूसरी भुजा का अनुपात क्या लिख सकते हैं? लंब। तो कर्ण बटे लंब किसका अनुपात हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा। ये भुजा में सूत्र हो गया। तो ध्यान दीजिए, जो ये साइन, काश, टैन, काट, सेक, कोसेक है, ये कहां से आए हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाओं से अनुपात से। फिर से आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये अक्सर कोई व्यक्ति पूछ लेगा, या हो सकता है कि आपका कोई सहपाठी ही पूछ लेगा कि आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो बताइए कि साइन, काश, टैन ये कहां से आए? तो साइन, काश, टैन ये कहां से आए? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से आए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और कोई अनुपात बनाया जा सकता है? तो कुल कितने अनुपात हो गए? तो इसलिए त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। अब आपको मैंने बताया, इनको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका ये है कि